फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का थेराप्यूटिक अप्रोचेस। थेराप्यूटिक अप्रोचेस का मतलब है यहाँ पे कि हम किसी की थेरेपी करने की बात कर रहे हैं। थेरेपी मतलब जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इससे पहले हमने पढ़े हैं, तो अब उन डिसऑर्डर्स को ठीक करने का भी तो कोई तरीका होगा। तो वो जो अप्रोचेस हैं, जो वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं, वो तरीके, उनको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक अप्रोचेस। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है थेराप्यूटिक अप्रोचेस। ओके, अब ये थेराप्यूटिक अप्रोचेस क्या होता है? करेक्टिव एंड हेल्पिंग इन नेचर। इनका मेन जो नेचर होता है, मतलब कि काम होता है थेराप्यूटिक अप्रोचेस का, एक तो करेक्टिव होता है। करेक्टिव मतलब किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई हैबिट खराब है या फिर कोई डिसऑर्डर है, उसको करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है। और हेल्पिंग इन नेचर है बिकॉज हम हेल्प कर रहे हैं किसी का डिसऑर्डर रिमूव करके, किसी को अच्छी चीजें सिखा के उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं, ताकि उनकी जो इमोशनल स्ट्रेस है और जो प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाए, जितनी भी हमने पढ़ी है। तो ये एक तरीके से करेक्टिव भी है और हेल्पिंग इन नेचर भी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। बेसिकली दो लोग होते हैं थेरेप्यूटिक अप्रोच में, दो लोग चाहिए होते हैं हमें। एक तो वो होता है जिसको प्रॉब्लम होती है, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, पेशेंट कह सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम क्लाइंट बोलेंगे, आपकी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में क्लाइंट पेशेंट से ज्यादा बेटर वर्ड लगता है। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है उसको प्रॉब्लम होती है, वो थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट हो गया या साइकेट्रिस्ट जो भी हो गया, उसके पास जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो चाहता है कि वो उसकी हेल्प करे और उसकी प्रॉब्लम ठीक करे। तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट जो कि एक ऐसा पर्सन होता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, उसको एजुकेशन होती है, उसको नॉलेज होती है ये सब चीजें ठीक करने की, और ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिली होती है इन सब चीजों की। फर्स्ट टाइम सडनली नहीं कोई केस हैंडल करता है, वो पहले बहुत ट्रेनिंग ली जाती है, इंटर्नशिप करते हैं। ठीक है, अब इस थेरेपी का, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में जो थेरेपीज होती हैं, इनका नेचर एंड प्रोसेस क्या है, इसको हमने साइकोथेरेपी बोला है। साइकोथेरेपी क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोथेरेपी का नेचर एंड प्रोसेस क्या होता है? एक तो वॉलेंटरी रिलेशन होना चाहिए, वॉलेंटरी रिलेशनशिप होना चाहिए दो लोगों के बीच में, क्लाइंट और थेरेपिस्ट। वॉलेंटरी का मतलब है क्लाइंट खुद उठ के आएगा, बोलेगा कि मेरे को हेल्प चाहिए। यहाँ पे थेरेपिस्ट जबरदस्ती जाके लोगों को नहीं पकड़ेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और जबरदस्ती नहीं लेके आएगा उसको अपने लैब में या अपने क्लिनिक में। यहाँ पे क्लाइंट को खुद जाना पड़ेगा, जो इस चीज में ट्रस्ट करता है, जो चीज इन चीज, जो कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि ये साइकोथेरेपी, ये सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्लाइंट की तरफ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक आउटलुक चाहिए, उसको भी एक भरोसा करना बहुत जरूरी है अपने थेरेपिस्ट के ऊपर। तो वो जब तक खुद ये मान के वो नहीं आएगा कि मैं कहीं ठीक होने के लिए जा रहा हूँ, तब तक उस चीज का असर उसके ऊपर नहीं होगा। तो वॉलेंटरी होना चाहिए, क्लाइंट को खुद उठ के आना है अपने आप को ठीक करवाने के लिए। ठीक है, और उसके माइंड में एक पॉजिटिव आउटलुक, मतलब उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए थेरेपी को लेकर। देन पर्पस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या पर्पस होगा साइकोथेरेपी का? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सारा कुछ जो साइकोथेरेपी में जो भी थेरेपीज होंगी, उसका सबका एक ही पर्पस है कि जो क्लाइंट आया है, जिसको प्रॉब्लम है, उसकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किसी भी तरीके से। बिल्डिंग अ ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट। अब पहले हमने क्लाइंट की बात करी कि क्लाइंट का क्या रोल है, अब हम थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं कि थेरेपिस्ट का क्या रोल है। थेरेपिस्ट का रोल तो और ज्यादा मुश्किल है। थेरेपिस्ट को, जब कोई क्लाइंट उसके पास आया है एक पॉजिटिव आउटलुक लेके, तो उसके ऊपर थेरेपिस्ट को बहुत ज्यादा भरोसा एक अपना डेवलप करना पड़ता है, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि वो गलत जगह पे आ गया। तो थेरेपिस्ट को इतना ज्यादा अपने आप को उसके सामने ऑनेस्टली, जेन्युइनली रखना होता है कि क्लाइंट को हमेशा एक ट्रस्ट फील हो कि मैं जो भी अपनी बातें बताऊंगा। क्योंकि इसमें क्या है, क्लाइंट से कई बार बहुत ही अंदर की बातें भी पूछी जाती हैं, पहले की बातें पूछी जाती हैं, क्योंकि थेरेपी है तो थेरेपी में डिटेल जाननी जरूरी होती है। तो कई बार ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो क्लाइंट कभी किसी से पहले कभी डिस्कस नहीं किया होता क्लाइंट ने। तो जब इस तरह की बातें किसी के साथ क्लाइंट कर रहा है, तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी तो होना जरूरी है। तो थेरेपिस्ट का यहाँ पे बहुत जरूरी है
काम ये है कि क्लाइंट को इतना ज्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप करवा दे कि वो कोई चीज छुपाए ना अपने थेरेपिस्ट से, अदरवाइज थेरेपी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर है चेंजिंग द मैल अडेप्टिव बिहेवियर। मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज्यादातर क्यों होते हैं? जब हमारा बिहेवियर अडेप्टिव नहीं होता। मैल अडेप्टिव अडेप्टिव का उल्टा है। अडेप्टिव क्या होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट, एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसको मैल अडेप्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो वो बिहेवियर को चेंज करना। ओके, तो ये तो हो गया इसका नेचर और प्रोसेस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि एक साइकोथेरेपी जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग डिफरेंट थ्योरीज। अब वो थेरेपिस्ट का क्या काम है? वो क्या करता है? जो उसने प्रिंसिपल्स बुक में पढ़े हैं, जो थ्योरीज उसने बुक में पढ़ी हैं, जैसे आप भी पढ़ रहे हो, उस चीज को अप्लाई करेगा। अगर जैसे हम आगे पढ़ेंगे थेरेपीज के बारे में, तो हम थ्योरेटिकली तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसको वो अप्लाई करेगा, वो सारी थ्योरीज को, प्रिंसिपल को उस क्लाइंट के लिए अप्लाई करके प्रैक्टिकली उसको हेल्प करेगा। ठीक है, पर्सन हु हैड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, थ्योरीज पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं अलग अलग, लेकिन हम लोग सडनली जाके किसी की थेरेपी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है हम किसी के माइंडसेट को और ज्यादा खराब कर दें। तो यहाँ पे एक वही पर्सन कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली हुई है बहुत देर तक, और एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर मिली हुई है। एक्सपर्ट के अंदर मतलब कि एक बहुत ही एक्सपर्ट कोई साइकियाट्रिस्ट है, थेरेपिस्ट है, उसके अंदर पहले उसने ट्रेनिंग करी है, काम सीखा है, उसके बाद ही वो जाके किसी की थेरेपी कर सकता है। ठीक है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल। साइकोथेरेपी में दो लोगों के बीच में बातचीत होनी बहुत जरूरी है। बिना इंटरेक्शन के साइकोथेरेपी कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में बात होनी जरूरी है। और बात कब होगी? जब क्लाइंट खुद आएगा उठ के और थेरेपिस्ट एक ट्रस्ट डेवलप करेगा उसके लिए। ठीक है, रिजल्ट इन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जब आपस में बातचीत होती है दो लोगों की, तो जनरल में लाइफ में जब बातचीत होती है दो लोगों की, तो कैसा रिलेशनशिप बनता है? फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बनता है। ऐसे ही जब एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट की बात होती है तो इनके बीच में भी एक रिलेशनशिप बनता है। और वो रिलेशनशिप कैसा टाइप का होता है? वो होता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब ये किसी को बताना नहीं होता। थेरेपिस्ट जो है वो किसी को नहीं बताता कि उसको उस क्लाइंट ने उसके बारे में क्या बोला। थेरेपिस्ट पूरा दिन अलग अलग क्लाइंट से मिलता है, तो उसको बहुत अजीब अजीब सी अलग अलग बातें सबसे सुनने को मिलती है उनके लाइफ के बारे में, लेकिन वो कभी भी एक क्लाइंट की बातें दूसरे क्लाइंट को नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि ये लीगली, मॉरली और एथिकली ठीक नहीं है। तो बहुत कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होता है। जो आपस में दोनों की बात हुई है वो कहीं तीसरे पर्सन से शेयर नहीं होनी होती। इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ। ठीक है, और डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब उससे कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आना चाहिए, तो तभी फायदा बात करने का, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं। अगर खाली बात करने जा रहे हैं तो वहाँ पे बात करने का रिजल्ट आना चाहिए कुछ पॉजिटिव, तभी उसका फायदा है। ठीक है, इसीलिए उसको थेरेपी बोला जाता है। उसके बाद इसके एम क्या है? क्लाइंट बेटरमेंट। ये जो थेरेपी है इसका पहला एम तो क्लाइंट को और बेटर करना, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसकी जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और उसको बेटर बनाना, उसकी लाइफ को बेटर बनाना, उसको खुद को बेटर बनाना। लेसनिंग इमोशनल प्रेशर। उसके ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर है, स्ट्रेस है, तभी तो उसको वो डिसऑर्डर्स है। हमने जितने भी पढ़े हैं सब में आपने देखा है कि सबसे बड़ा जो कारण होता है वो स्ट्रेस होता है। तो वही स्ट्रेस, वही प्रेशर उसका कम करना, उसमें हेल्प करना। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ। अब डिसऑर्डर की वजह से ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वो डेली रूटीन वर्क नहीं कर पाते, सरवाइव नहीं कर पाते, तो उसमें हेल्प करना, उनको पॉजिटिव ग्रोथ करने में हेल्प करना। डेली जो उनके काम है जो जरूरी है करने, वो कर पाए, जॉब कर पाए। ठीक है, मॉडिफाइंग हैबिट। कई बार हैबिट होती है गलत, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स में हमने देखा था गलत हैबिट्स होती हैं, उन सब चीजों को चेंज करना, खाना खाना छोड़ देते हैं या फिर अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो उनको भी चेंज करना होता है। चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न। सोचने का पैटर्न चेंज करना। बेसिकली यहाँ पे सोचने का पैटर्न पॉजिटिव करने से बात हो रही है,
क्योंकि जो साइको डिसऑर्डर्स होते हैं साइकोलॉजिकल, इसमें लोग एकदम होपलेसलेस हो जाते हैं, होपलेस, और बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अनरियल सोचने लगते हैं। तो वो थिंकिंग पैटर्न चेंज करना उनको रियलिटी में लेके आना, उनको थोड़ा मोटिवेटेड करना, ठीक है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे डिप्रेशन जैसा डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, तो उस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करना। सेल्फ अवेयरनेस, जो अपने आप से अवेयर होगा, जिसको पता होगा कि वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से, उसकी लाइफ का मीनिंग क्या है, वो उसी तरीके से आगे काम करेगा, तो उसको डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डिसऑर्डर्स कब आता है, जब लाइफ का कोई एम खत्म हो जाए, या किसी को लगे कि हमारा कोई काम नहीं है, हम यहाँ क्यों है, हम क्या कर रहे हैं, जो जिसका मीनिंग खत्म हो जाए लाइफ का। तो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं उसकी सेल्फ अवेयरनेस में, कि वो अपने आप को जाने कि वो क्या करना चाहता है आगे, उसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्रूविंग रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, अब जब डिसऑर्डर्स होते हैं तो रिलेशन खराब होते हैं सबके साथ, क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते लोग, और वो लोग जिनको प्रॉब्लम है वो दूसरों के साथ नहीं एडजस्ट कर पाते, कई बार जो उसके आसपास के लोग हैं वो उससे नहीं एडजस्ट कर पाते, तो रिलेशन खराब होते हैं। तो यहाँ से इम्प्रूव होते हैं रिलेशनशिप भी और कम्युनिकेशन भी, क्योंकि जनरली डिसऑर्डर जिनको होता है वो क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी बात अपने दिल में छुपा के रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते, और एक दिन वो डिसऑर्डर की तरह हो जाता है। अब यहाँ पे वो सीखता है कि अपनी बातें मैं शेयर कैसे करूँ किसी के साथ। तो क्लाइंट जब थेरेपिस्ट से बात करता है तो उसको शेयरिंग करना आता है, अपने इमोशंस का शेयर करना सीखता है, अपनी बातों को शेयर करना सीखता है, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। फिर ऐसे ही वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करता है, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने से उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, अब डिसऑर्डर्स की वजह से जो डिसीजन मेकिंग की जो हमारी जो पावर होती है माइंड की, वो एकदम खत्म हो चुकी होती है, उस चीज को वापस से ट्रैक पे लेके आना, ठीक है। तो माइंड को वापस अपने प्रॉपर फंक्शन में लेके आना, कॉग्निशन वाले फंक्शंस होते हैं, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, तो ये वो सारे यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं तरीके से, ओके। उसके बाद है एक वर्ड है यहाँ पे अलायंस, क्योंकि मैं अभी तक एक वर्ड आपको रिलेशनशिप बोल रही हूँ, लेकिन हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम इसको अलायंस भी बोल सकते हैं। तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे अलायंस, उन दोनों के बीच का अलायंस, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए, अब यहाँ पे देखो, अगर वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में दोस्ती हो गई है, वहां पे एक पर्पस से बात हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब वो जो बातचीत है वो उसका नेचर ना तो ऐसा होना चाहिए, नाइदर पासिंग एक्वेंटेंस। पासिंग एक्वेंटेंस मतलब आते जाते आप लोगों को मिलते हो, जानते हो, मतलब 2 सेकंड के लिए मिले, जाने और चले गए, वो नहीं। और ना ही परमानेंट वन, परमानेंट भी नहीं होना चाहिए। परमानेंट है अगर मतलब, तो इसका मतलब आप ठीक ही नहीं हो रहे हो, आप रेगुलर उसके पास जाते जा रहे हो और आपको में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो ना तो परमानेंट होना चाहिए, ना ही पासिंग एक्वेंटेंस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ बस आपने देखा और आप चले गए, और ना ही ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही उसके साथ ही फिक्स हो रखे हो इतने सालों से। ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप उससे थोड़े टाइम के लिए मिले, उसने आपको जाना, उसने आपकी हेल्प की, आपको चेंज किया, इम्प्रूव किया, उसके बाद आपका रिलेशन खत्म हो गया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इतना ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ना ही वेरी शॉर्ट टर्म, ना ही बहुत लॉन्ग टर्म, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग टर्म होने का मतलब है कि आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो गए कि आप उसके बिना अपना कोई काम नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो वो भी गलत है। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर होता है इसका। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरी थेरेपी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर उसको वहां आना नहीं पड़ेगा। लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन लंबी नहीं होनी चाहिए और छोटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक होने से पहले बंद कर दिया जाना। एक ड्यूरेशन होनी चाहिए प्रॉपर, जब तक कि उसकी थेरेपी चल रही है। थेरेपिस्ट नीड टू बी, थेरेपिस्ट कैसा होना चाहिए, जो क्लाइंट है उसको डिसऑर्डर है, अगर वो किसी पर्सन को जाके अपनी सीक्रेट्स बताता है या उसको उसके सामने अपनी सारी चीजें बता रहा है, तो वो थेरेपिस्ट कैसा होना चाहिए, सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी बात बताते हो सीक्रेट और वो आपके ऊपर हंसने लग जाए या वो आपको बोले तो तुमने गलत किया है, ठीक नहीं है, तो आप उसको नेक्स्ट टाइम बताओगे नहीं ना वो चीज। लेकिन थेरेपिस्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए, क्लाइंट जो बोले उसको सुनना है, क्योंकि वो उसमें प्रॉब्लम ढूंढ रहा है कि किस वजह से है। तो क्लाइंट अपनी गलत से गलत चीज भी बताए तो वो उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, गलत करेगा, सही करेगा, सब कुछ करेगा,
तो थेरेपिस्ट को कभी भी जजिंग नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो बहुत गलत पर्सन है। सपोज कोई किसी को साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, उसने बोला कि मैंने बचपन में कभी किसी को मर्डर कर दिया था, वो मुझे बार बार याद आता रहता है, मुझे इधर उधर नजर आता है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। और थेरेपिस्ट जो है वो मर्डर सुन के डर जाए, अरे ये तो मर्डरर है, इसको तो मेरे को तो इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, मुझे तो इसको पुलिस के पास दे देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं, थेरेपिस्ट को एकदम न्यूट्रल रहना है। एक्सेप्टिंग मतलब वो जो बोले उसको सुनना है। एम्पैथिक मतलब उसके साथ उसके जैसा फील करना है, एकदम जैसे वो बता रहा है तो बिल्कुल उसके जो चीज वो बोल रहा है उसी की तरह सोचना है कि इसको कैसा फील हो रहा होगा जब ये ऐसा इसको लग रहा होगा। जेन्युइन होना है, बिल्कुल जेन्युइन। थेरेपिस्ट को झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत नहीं बोलना, उसके सामने कुछ एक्टिंग नहीं करके दिखानी। थेरेपिस्ट को एकदम जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को फील हो जाता है अगर कोई जेन्युइन ना हो तो भी। वार्म होना चाहिए, बहुत प्यार से बातचीत करनी चाहिए। वार्म मतलब बहुत ही अच्छे से प्यार से उसको रिप्लाई करे, कोई भी बात हो उसमें। नॉट जजिंग, जज नहीं करना बिल्कुल भी कि वो गलत है या सही है बंदा, कुछ नहीं। और शोइंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कुछ भी कंडीशन हो, चाहे वो गलत कंडीशन बता रहा है चाहे वो सही कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें थेरेपिस्ट को उसके लिए पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना है। मतलब कि उसके सामने उसको एकदम नॉर्मल रहना है, उसको पॉजिटिव लगना चाहिए। क्लाइंट को लगना चाहिए थेरेपिस्ट मेरी बातें सुनने में इंटरेस्टेड है, वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है मैं जैसा भी हूँ। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्लाइंट के लिए, थेरेपिस्ट के मन में, ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, जो भी उसने किया हो। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस है, ध्यान से समझ लो। सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी होती है जब हम किसी को देख के उसके ऊपर दया करते हैं कि यार उस बेचारे के साथ बहुत खराब हुआ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब जब हम उसकी दिमाग से उस किसी के बारे में सोचते हैं, कि दिमाग लगाते हैं कि अच्छा इसने इसलिए किया होगा, ऐसा अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में एम्पैथी क्या होती है? जब हम बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं जैसा उसको फील हो रहा है क्लाइंट को। जैसे आप मूवी देखते देखते कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल वही चीज फील करने लगते हो जो कि मूवी में दिखा रहे हैं, तो वो हो गया एम्पैथी। तो यहाँ पे एम्पैथी होनी चाहिए, मतलब थेरेपिस्ट को बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि अगर क्लाइंट की जगह पे होता तो उसको कैसा फील होता। तो वहां पे क्या होगा, हमेशा वो उसको एक्सेप्ट करेगा जो भी क्लाइंट बोल रहा है, ठीक है। तो इसके आगे अब थ्योरीज हम स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी थेरेप्यूटिक अप्रोचेज है वो हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।